वेलकम टू Khanversations। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। आज मैं आपसे एक जो खबर आई है इंडिया से अबाउट इंडिया की डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ताल्लुक से, यानी जो सुरक्षा के जो हथियार वो खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में, उस स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करूंगा। लेकिन दिस इज़ नॉट ए न्यूज़ शो, तो मैं आपसे उसके बारे में चंद विचार इजहार करूंगा। आई विल बेसिकली डू सम एनालिसिस कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना क्यों, और क्या क्या खरीद रहे हैं और उसका क्या मतलब निकलता है। सो इससे पहले आप सब प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस लगे। मैं कोशिश करता हूं कि हफ्ते में 5 शोज कर लूं, और लेकिन बाद वक्त 2 हो जाते हैं, बाद वक्त एक भी नहीं होता। सो बेल आइकॉन दबाना ज़रा बेनिफिशियल होता है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। और आप लोग जो देख रहे हैं कॉन्वर्सेशंस और आपको पसंद आता है, आप प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए, बिकम ए मेंबर, ज्वाइन कॉन्वर्सेशंस। जो ज्वाइन का बटन है वो सब्सक्राइब के बिल्कुल बाजू है, आप देख सकते हैं इस ग्राफिक में। तो हम आगे चलते हैं। राजनाथ सिंह जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं और ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस अप्रोप्रिएशंस कमेटी और एक्विजिशंस कमेटी, जो तय करती है कि इंडिया को क्या ज़रूरत है। तो आप लोगों को याद होगा कि 2-3 हफ्ते पहले मैं लेफ्टिनेंट जनरल विवेक प्रताप सिंह से बात की थी अबाउट इंडिया के प्रोसीजर्स की, इंडिया कैसा डिसाइड करता कि कौन से हथियार लेंगे, कब लेंगे, फिर किस से लेंगे। तो उन्होंने काफ़ी डिटेल में पॉलिसी समझाने की कोशिश की थी, और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न कि मुझे उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि बाज़ वक़्त इंडिया की जो डिफेंस अप्रोप्रिएशन स्ट्रैटेजी है उसमें डिप्लोमेसी का भी दखल होता है, दैट इंडिया समटाइम्स बाइस हथियार या कोई चीज किसी एक मुल्क से सिर्फ और सिर्फ उससे ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, या ये इसलिए नहीं कि उसकी जरूरत है, बट इन दैट सेंस के टू टू इम्प्रूव रिलेशंस। तो देर आर जो प्रोसेस जो है हथियार को आइडेंटिफाई करने का, सेलेक्ट करने का, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मेजॉरिटी ऑफ द वजूहात जिसके बेसिस पे हथियार खरीदे जाते हैं वो मिलिट्री की ज़रूरतें हैं। तो ये तो मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी दिखाता हूँ कि द वे यू डू इट, कि आप अपने जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, उसको स्टडी करते हैं, आपकी ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं, और ये तय करते हैं कि आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे जो इंडिया है, इंडिया लुक्स एट 2 देश हैं जिनसे हॉस्टाइल रिलेशंस है, चाइना और पाकिस्तान के लिए। फिर बॉर्डर के ऊपर भी प्रॉब्लम्स है, चाइना बॉर्डर क्रॉस करते रहता है फौज के साथ, पाकिस्तान से लोग दूसरे वजूहात के लिए, टेररिज्म के लिए बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं। सो इंडिया हैज टू नॉट ओनली डिफेंड अगेंस्ट countries but also non-state actors. तो ये फॉर एग्जांपल इज इंडिया सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। और फिर देख रहे हैं कि चाइना इज बिल्डिंग पोर्ट्स एंड अपनी नेवल प्रेजेंस इंडिया के काफ़ी करीब लेकर आ रही है। तो उससे भी ये आप डिसाइड कर सके इंडिया का थ्रेट एनवायरनमेंट क्या है, और उससे आप डिसाइड करेंगे कि व्हाट इंडिया नीड्स टू बाय। तो इंडिया पिछले चंद सालों से हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ वेपन्स इन द इंटरनेशनल अरीना। इंडिया का डिफेंस बजट अब दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट हो गया है, यूएस और चाइना के बाद। कभी सऊदी अरब, कभी इंडिया। तकरीबन 75 to 85 बिलियन डॉलर्स के बीच में है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बजट्स। और चाइना का अराउंड 240 to 35 है, एंड द यूएस द नॉन बजट इज मोर देन 850 बिलियन डॉलर्स। तो इससे पहले कि मैं ये जो नया रिक्वेस्ट आया है और अनाउंसमेंट आया है उसके बारे में बात करूं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी कंट्री को, किसी भी मुल्क को, किसी भी गवर्नमेंट को हमने कहा कि भाई आपको सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करना है, वो क्या है? दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ द बॉर्डर्स। कंट्री को प्रोटेक्ट करें और कंट्री की जो सिटीजन्स हैं उनको, उनकी लाइफ, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके कल्चर वगैरह को डिफेंड करें, डिफेंड द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री एंड द पीपल इनसाइड द बॉर्डर्स। तो ये मकसद है। तो इसलिए इट इज़ बट नेचुरल के डिफेंस पे कई मुल्क स्पेंड अ लॉट ना। ये और बात है कि दे में उनके डिफेंस स्पेंडिंग और उनकी थ्रेट एनवायरनमेंट में कोई करस्पॉन्डेंस ना हो। So that can be because either there is corruption in the government or there is aggression intended in the future. तो अगर आपको दिखता है कि कोई ऐसा मुल्क है जो
उसके कोई ज़्यादा कोई डेंजर्स नहीं है उसको, बट लेकिन वो हथियार एक्यूमुलेट कर रहा है, देन यू कैन एंटिसिपेट कि इट इज़ गोइंग टू अटैक समबडी, या उनके फौजी और उनकी गवर्नमेंट करप्ट है और वो बाहर की गवर्नमेंट से बेसिकली घूस खाकर हथियार खरीद रहे हैं, मे बी प्रॉब्ली बाइंग यूजलेस वेपन्स। एनीवे, तो राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया कि इंडिया इज गोइंग टू अक्वायर 45,000 करोड़ के नए हथियार। All of this is going to be from domestic acquisition. इस साल इंडिया तो काफ़ी शॉपिंग स्प्री पे गई हुई है। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाशिंगटन आए थे तो उन्होंने कुछ इट्स नॉट वेरी क्लियर, 1.5 या 3 मिलियन डॉलर के ड्रोन्स और दूसरी टेक्नोलॉजी को ऑर्डर किया था। इट इज़ ऑल्सो नॉट, मुझे तो नहीं पता कि F414 जो इंजन की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाली है जी से हाल के लिए, उसके पेमेंट्स विल इट बी मेड गवर्नमेंट टू जनरल इलेक्ट्रिक या हाल टू जनरल इलेक्ट्रिक, आई डोंट नो दैट, बट ही डिड शॉप जब वो आए थे। उसके बाद जब व्हेन ही वेंट टू फ्रांस, वहाँ पे फिर 26 नए रफाल खरीदे, सम फॉर बेसिकली जो मरीन ओरिएंटेड रफाल हैं, और सबमरीन्स का भी ऑर्डर उन्होंने कंफर्म किया तकरीबन $6 to 9 बिलियन का। और वहाँ से कई अफवाहें ये भी निकली थी कि दे आर गोइंग टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ऑफ जेट इंजन, लेकिन उसका कोई डिटेल्स बाद में नहीं देखने को मिले। सो इंडिया इज एक्वायरिंग अ लॉट ऑफ डिफेंस वेपन्स वगैरह बाहर। तो अगर आप बजट को देखते हैं तो फिल वक्त इंडिया का जो बजट है वो इट्स अबाउट 76 to 85 बिलियन डॉलर्स के बीच में है। और क्योंकि मैं डॉलर्स में गिन रहा हूँ, इट वेरीज बिकॉज ऑफ द वेरिएंस इन द करेंसी, बट उसमें तकरीबन $15 बिलियन वेपन्स एक्विजिशन के है, जिसका 75% हैज बीन डिटरमिन्ड के डोमेस्टिक कंजम्पशन होगा। यानी टेक्निकली इंडिया के पास सिर्फ $3 बिलियन है फॉरेन वेपन्स खरीदने का, और $12 बिलियन डोमेस्टिक वेपन्स खरीदने का है। तो उन्होंने जो हथियार खरीदे हैं तकरीबन $5 से 6 बिलियन के, या अप टू 9 बिलियन डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर, वो स्प्रेड आउट ओवर सेवरल ईयर्स होगा, नॉट ऑल इन 1 ईयर, इसलिए वो अमाउंट उतना ज़्यादा है। तो बेसिकली इंडिया $15 बिलियन की शॉपिंग कर रहा है, जिसमें से $3 बिलियन विल बी इंटरनेशनल वेपन्स पर ईयर इस साल एटलीस्ट, और 12 से ज़रा ज़्यादा विल बी एट होम, 75%। इसका सिंपल गोल ये है कि आत्मनिर्भरता को प्रमोट करने के लिए कि इंडिया बिकम्स बेसिकली लेस डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। डिफेंस के लिए वो बिल्कुल अपने आप पर वो रिलाई करना चाहती है। तो ये जो हथियार खरीद रही है इंडिया, तो वी विल टॉक अबाउट इट, बट उसके चंद इश्यूज हैं जो मैं हाईलाइट करने चाह रहा हूँ। नंबर वन, इट्स अ मैसिव वेपन्स प्रोक्योरमेंट। तो इंडिया अब बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा वेपन्स बायर, और इसलिए आजकल वेस्ट के कई मुल्क इंडिया के साथ और ऑल्सो एक्टिंग वेरी फ्रेंडली। अब जर्मनी भी सबमरीन बेचना चाहता है, इटली भी सबमरीन बेचना चाहता है, फ्रांस भी सबमरीन। मुझे लगता है कि सबमरीन्स का एक बहुत ही बड़ा सब फेंस बनाना पड़ेगा, बिकॉज वी आर बाइंग सबमरीन्स, और इंडिया इज बाइंग सबमरीन्स फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज। और फिर फाइटर प्लेन्स भी वो खरीद रहे हैं फ्रांस से और रशिया से। तो इंडिया हैज बिकम नंबर वन डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंटिटी, और उसके जो जियोपॉलिटिकल नताज होते हैं उसके बारे में सोचना ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ टेम्पटेशन फॉर करप्शन, प्लस इट ऑल्सो क्रिएट्स सम काइंड ऑफ एन आर्म्स रेस इन द रीजन। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आत्मनिर्भरता की जो पॉलिसी है 75% डोमेस्टिक, वाइल वी कैन अंडरस्टैंड कि उसके दो मकसद हो सकते हैं। एक कि डोमेस्टिक डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाई जाए, बट पब्लिक सेक्टर में बढ़ाई जा रही है मोस्टली, सो वी हैव टू आल्सो एनकरेज कि क्या प्राइवेट सेक्टर में भी इज देयर एन इम्प्रूवमेंट। मतलब जब शोज होते हैं वेपन्स वगैरह के, तो देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट कंपनीज कमिंग फॉरवर्ड विद डोमेस्टिक वेपन्स। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया इज ए बिग इंपोर्टर बट नॉट ए वेरी बिग एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स। इंडिया कई मुल्कों से इंपोर्ट करता है, रशिया से करता है, फ्रांस से करता है, स्पेन से, इसराइल से, यूएस से। अभी यूएस से परचेज पिछले 2-3 साल में तकरीबन $6-7 बिलियन के हो गए हैं, और पिछले 10 साल में $20 बिलियन से ज़्यादा हो गए हैं। खाली यूनाइटेड स्टेट से ड्रोन्स जो खरीद रहे हैं वो बड़े बड़े महंगे ड्रोन्स हैं।
So India is buying from a lot of sources, लेकिन India is not exporting much. मतलब उसका उतना proportionate नहीं है to its weight in economy. जैसे हम कहते हैं कि third biggest GDP, fifth biggest GDP अब third biggest बनने जा रहा है. It's not a fifth or the third biggest exporter of weapons. It is the biggest buyer of weapons. So that is an issue. सोचना है कि इज इट बिकॉज द इंडिया की जो क्वालिटी ऑफ वेपन्स जो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है इट इज नॉट वर्ल्ड क्लास के लोग सोच रहे हैं भाई इंडिया से क्यों खरीदे व्हेन वी कैन बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक रशिया चाइना एंड फ्रांस एज वेल एज द यूएस. क्वाड के पास से देखना कोई ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आए द यूएस इंडिया के हथियारों के लिए. तीसरी चीज ये है कि इंडिया स्टिल वेरी डिपेंडेंट ऑन रशिया. तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज जो थिंक टैंक है जो एक्सपर्ट है ऑन वेपन्स उनका मैं डेटा चेक कर रहा था. मेरी चाय ठंडी ना हो जाए. तो तो उसमें इंडिया के जो आर्मर्ड व्हीकल्स है जो जो व्हीकल्स जिसमें फौज जाती हैं मतलब पर्सनल कैरियर्स वगैरह. सो 90% आर्मर्ड व्हीकल्स रशिया से आते हैं, मेड इन रशिया है. 69% इंडिया की जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं वो रशियन है. 44% अब जो सबमरीन्स हैं वो रशिया से आते हैं. तो अभी तो कोशिश कर रहा है वेस्ट के उसको मूव करें, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्योंकि रशिया के जो हथियार हैं अपेरेंटली दे आर लेस एक्सपेंसिव देन वेस्टर्न और रेस्ट्रिक्शंस एंड यूजर बिल्कुल ही नहीं है. लेकिन आप जब वेस्ट से हथियार लेते हैं सो नॉट ओनली अपेरेंटली दे आर मोर एक्सपेंसिव बट देयर आर एंड यूजर रिस्ट्रिक्शंस. दे हैव रीजंस कि भाई आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, आप अपने पॉपुलेशन को नहीं मार सकते हमारे हवाई जहाजों से लेके, कांट बॉम्ब योर ओन सिटीजंस. आई डोंट नो व्हाट द रिस्ट्रिक्शंस आर ऑनेस्टली, मैंने देखा नहीं. इनफैक्ट आई हैव जस्ट लर्न के देयर आर एंड आई एम श्योर दैट वो कांग्रेस से ने कई लॉस पास किए होंगे ह्यूमन राइट्स वगैरह को लेकर कि अमेरिका के हथियार शुड नॉट बी यूज्ड इन प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस. हालांकि अमेरिका खुद वो हथियार प्रॉब्लमैटिकली यूज करता है. बट आई विल टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट रशियाज. क्योंकि इंडिया इतना बड़ा परचेजर है ऑफ वेपन्स, आई थिंक इंडिया ऑल्सो नीड्स टू फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स सोर्सेस. तो कि एक ही सप्लायर पे डिपेंड ना हो. लेकिन द प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इट्स लाइक सेइंग कि मैं कैमरा फ्रांस से लूंगा, मैं अपना लैपटॉप अमेरिका से लूंगा, मैं लाइटें जो मैं यूज करता हूँ शोज के लिए मैं वो इधर से लूंगा. सो यू हैव items which are coming from different countries where standards are different, quality is different. तो जो interoperability रहती है ये weapons की वगैरह, we don't know how well it is that you're able to adjust. So अगर आप aircrafts फ्रांस से ले रहे हैं और aircraft carrier अमेरिका से ले रहे हैं, it's possible that the American aircraft carrier is designed for F-18s and F-16s and Hornets landing, but not for Rafale. I mean, I'm just giving a broad example. तो इसलिए there are challenges to diversification. और दूसरी चीज ये है it is not necessary कि the quality of weapons from different countries are of the same quality. मतलब I don't think that France makes weapons that are as good as America's. Now France I don't think France के jet fighters are as good as America's. American Air Force F-16s, F-18s, F-35s dominate the skies everywhere. हर जगह वो सबसे ज्यादा बेहतर क्वालिटी के हैं. सो अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो देन इट्स लाइक सेइंग के क्वालिटी ऑफ द वेपन सिस्टम्स के सवाल उठता है. हो सकता है कि इंडिया इज टेम्प्टेड टू गो टू दो सप्लायर्स हु आर विलिंग टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड मे बी इन द प्रोसेस नॉट गेट द बेस्ट वेपन. इफ द बेस्ट वेपन मेरे पास अगर मेरा हथियार बेस्ट है तो मैं टेक्नोलॉजी किसी को क्यों ट्रांसफर करूंगा भाई. मैं वो हथियार प्रॉफिट पे बेचूंगा जो लेना चाहते हैं. So that is also an important question to focus on कि yes diversification is necessary कि आप डिपेंडेंट ना रहे. जैसा अब रशिया की जंग की वजह से इंडिया को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सप्लाई के. तो इंडिया की जो वेपन्स डिपेंडेंसी है रशिया से दैट हैज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम.
बट डजंट मीन कि ठीक है हम रशिया से नहीं लेंगे, जाके बांग्लादेश से खरीद लेंगे या किसी लेस क्वालिटी वेपन्स खरीदना शुरू कर देंगे. दैट्स नॉट अ गुड रेसिपी फॉर दैट. सो दैट मस्ट बी ए वेरी डिफिकल्ट चैलेंज. वो जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें मिलिट्री का भी रोल होता होगा, ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट का भी. डिवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई, इट्स लाइक द डिवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन, बट ये वेपन्स सप्लायर्स की. और दूसरी चीज ये है कि ये जो आत्मनिर्भरता की पॉलिसी है उसमें एक डिलेमा आता है, यानी शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म डिलेमा. इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए 75% हथियार इंडियन कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स से ले रही है. What if their quality is not as good as Russian, American and French weapons? In the short term हो सकता है कि 10 साल के बाद they will become world class. अभी तो नहीं है ना. इंडिया के एक्सपोर्ट्स देख लें आप वेपन्स की, they are not world class weapons. People are not buying them in the same amount that people are buying French and US and Russian weapons. अब गिर गए, चाइना के भी खरीद रहे हैं लोग. So if you are not producing world class weapons, but there is a chance that you might get into a war, अगर आपके पास वर्ल्ड क्लास वेपन्स नहीं बन रहे हैं, 75% आपका सप्लाई डोमेस्टिक आ रहा है, और आपके चांसेस है कि किसी मेजर कंट्री लाइक चाइना के साथ आपकी जंग हो जाती है, खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, तो इज इट अ स्मार्ट डिसीजन इन द शॉर्ट रन टू बी इन्वेस्टिंग सो मच in domestic industry? जरूरी है, there is no doubt. It also creates an employment. It also leads to scientific research वगैरह. तो benefits तो बहुत हैं आत्मनिर्भरता की, इसमें कोई बात नहीं. The only challenge is कि जब तक आत्मनिर्भर आप नहीं हो जाते, जब तक आप क्या करेंगे. So that means that you need to spend more on buying weapons from world class suppliers, अगर especially अगर आपका threat with China is so serious. और जो आखिरी और इम्पोर्टेंट इशू है जिससे मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो जेट फाइटर्स की बात करना चाहता हूँ. तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में जो 45 करोड़ का है, मेरे ख्याल से 11,000 करोड़ या 12,000 करोड़ 12 सुको 30 MK1s के लिए. तो द ऑर्डर इज टू हैव, मेरे ख्याल से 2013 के बाद से मोस्ट ऑफ इट इज सपोज टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. उनके पास लाइसेंस है, अंडर लाइसेंस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज बिल्डिंग दोस वेपन. लेकिन उसमें जो जो रूल है गवर्नमेंट का कि 60% शुड बी मेड इन इंडिया, क्योंकि उसमें इजरायली एवियोनिक्स हैं, उसमें दूसरी चीज़ें हैं दूसरे कंट्री से, फ्रांस के भी कुछ पार्ट्स है. जो इंडिया के पास जो SU-30 है वो रशियन SU-30 से थोड़ा हट के है. It has been adapted in the original design itself. Indians ने कुछ रिक्वेस्ट किए थे चेंजेस, तो इंडिया की जो ज़रूरत है इंडिया की कंडीशंस के लिए. तो SU-30 1996 से इंडिया खरीद रहा है. तो मेरे ख्याल से 2002 या 2004 से इंडिया इज ऑल्सो मेकिंग देम. और ये इंडिया की एयरफोर्स का जो कोर फाइटर प्लेन है ये SU-30 है. ये एयर सुपीरियोरिटी, एयर डोमिनेशन के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइटर प्लेन्स. ज़मीन पे भी वो अटैक कर सकता है, ग्राउंड और समंदर में भी इट कैन ऑपरेट. सो इट बेसिकली इट्स अ मल्टी डोमेन एयर सुपीरियोरिटी फाइटर प्लेन. इंडिया के पास फिल वक्त 260 SU-30 MK1s है. M is for multi role or I is for India. So that's a special variation of the model SU-30 Sukhoi 30. तो इंडिया के पास फिल वक्त इन्वेंट्री में 260 है. पहले 2072 272 से 272, और इंडिया लॉस्ट 12 ऑफ देम. एक्सीडेंट्स वगैरह गिर गए या दे बिकेम आउट ऑफ. तो इंडिया के फौज के पास डिफेंस मिनिस्ट्री या एयरफोर्स हैज एन एलोकेशन ऑफ 272 SU-30s, और है उनके पास स्टॉक में सिर्फ 260 इन सर्विस. सो दे आर बाइंग 12 मोर टू बेसिकली बजट में है तो क्यों नहीं. सो दिस विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. देखिए जो सुकोआ है इट इज अ 4th जनरेशन फाइटर, और इंडिया के पास ये 20-25 साल से इंडिया के पास सर्विस कर रहे हैं. द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द सुकोआस इज 25 years.
इसका मतलब ये है कि जो 2002-2004 में जो अक्वायर किए थे इंडिया ने, वो उनकी एक्सपायरी के टाइम आने लगेगा आइंदा 4-5 साल में। मेनी ऑफ देम विल टेक्निकली बी पास देयर यूज बाय डेट, यानी जब तक इस्तेमाल करने की तारीख है उसके बियॉन्ड चले जाए। तो दूसरी चीज ये है कि इंडिया फ्रीक्वेंटली नहीं ऑर्डर करता, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज टू मेंटेन कि इसको बनाते रहने की कैपेसिटी रखना। तो ये जो ऑर्डर है, फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स देने से ये रहता है कि जो इंजीनियर्स पे काम करते हैं वगैरह, दे रिमेन एम्प्लॉयड, एंड सो दैट पार्ट ऑफ HAL वो प्रोडक्टिव है जो सुकोवास बनाता है। अमेरिका में ऐसे सिचुएशन में इमीडिएटली फैक्ट्री बंद हो जाती है, लोगों के जॉब्स चले जाते हैं, बिकॉज इफ यू डोंट हैव द ऑर्डर आप नहीं बनाते। सो तो अब ये जो सुकोआ जो इंडिया के पास है, दे आर ट्राइंग टू, मतलब स्टडी कर रहे हैं कि क्या इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 25 से 35 ईयर्स हो सकती है। जो F414 इंजन आ रहा है वो 10 साल लगेंगे लिटरली टू बी फुली अवेलेबल, और जो वो तेजस 2 वगैरह में जाएंगे। बट सवाल ये उठता है कि दीज आर ऑल फोर्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स। अमेरिका के पास F-35 आ गए हैं, विच आर फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स। रशिया के पास Su-57 हैं, 47 भी है, और एक कोई 37-35 भी है। तो F-57 है, Su-57 हैं जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स हैं। और चाइना के पास उसका नाम है चेंगड़ू, J-20 फाइटर है, जैसे दैट इज ऑल्सो एन एफ, दैट्स ऑल्सो फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन है चाइना के पास। तो तीन ही मुल्कों के पास फिफ्थ जनरेशन है, अनलेस आप F-35 खरीद रहे हैं, जिस तरह से अभी जर्मनी ने, फिनलैंड ने, कनाडा ने, कई लोगों ने ऑर्डर किया है। और हाँ, मैं बताना चाहता हूँ इंडिया के पास 260 Su-30s हैं, उसमें से 40 आर केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। सो न्यूक्लियर डिलीवरेबल की भी कैपेसिटी है इसको। सो सवाल ये उठता है कि क्या फैक्ट्री को रखने के लिए ये ऑर्डर्स कर रहे हैं, व्हाई नॉट ट्रांजिशन टू फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स, या कब करेगा इंडिया ये डिसीजन। और F-414, अगर आपने जो टॉम क्रूज का जो सेकंड मूवी आया है मैवरिक, टॉप गन पहला वाला था, अब जो मैवरिक आया है दूसरा वाला, उसमें जो फाइटर प्लेन वो फ्लाई करता है, दैट इज एन F-18 हॉर्नेट। वो F-18 में F-414 के इंजन है मुझे लगता है, एंड दीज आर वेरी ओल्ड प्लेन्स, ये 15-20 साल पुराने प्लेन, तो दीज आर ऑल फोर्थ जनरेशन। जो नया इंजन भी आ रहा है इंडिया के पास, दैट इज ऑल्सो ए फोर्थ जनरेशन technology. So this is, I think, a serious question. Ke, when will Indian Air Force and Indian Defense Procurement फिफ्थ जनरेशन की तरफ कब आगे बढ़ेगा? So ये चंद सवाल है जो उठते हैं सोचने पे, होपफुली आपको भी सोचने पे मजबूर किया होगा। और मैं भी इनके बारे में सोच रहा हूँ, हो सकता कि मैं और डिफेंस एक्सपर्ट्स को लाऊं, जिससे वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स, क्या फर्क पड़ता है। और एक बात मैं बताता हूँ कि अगर ये 12,000 करोड़ में बना रहे हैं सुकोस 12, तो तकरीबन 1,000 करोड़ के करीब कीमत आ रही है, विच इज अबाउट $120 मिलियन। अगर आप रशिया से डायरेक्टली खरीदेंगे तो वो सस्ते में पड़ता है। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में $120 मिलियन लग रहे हैं एक सुकोवा 30 Mk1 को बनाने के लिए। और यू कैन बाय एन F-16 और 67, 70, $75 मिलियन। सो नियरली डबल कीमत है सुकोस की। और मेंटेनेंस में सुकोवा इज मोर एक्सपेंसिव देन F-16। हालांकि बहुत ही एक्सपेंसिव डिवाइसेस है, जब ये उड़ते हैं तो 20-25 हज़ार डॉलर एक खर्चा आ जाता है एक आध साल के, एक दो घंटे के अंदर ही। सो बट नेवरदलेस it is an interesting thing कि India is investing in a plane which is not cutting edge technology and spending more। मतलब एकदम 20-25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, और उस पर डबल पैसे खर्च कर रहे हैं। Would it be smarter to go and acquire fifth generation? इंडिया के इतने अच्छे ताल्लुकात होते जा रहे हैं अमेरिका के साथ, why not get F-35? F-35 महंगा है,
150 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक है, बट दैट इज द 5th जनरेशन फाइटर प्लेन, लोग कहते हैं दैट इज द बेस्ट मल्टीपर्पज जेट। और उसके दो वर्जन्स मिलते हैं, द वन दैट आई थिंक 35A 35C कहते हैं शायद, द वंस दैट कैरी न्यूक्लियर वेपन्स, और जो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं कैरी करते। बट एनीवे, तो ये जो अनाउंसमेंट आया राजनाथ सिंह साहब का, जब 45,000 करोड़ के नए हथियार खरीदेंगे, 12,000 तो उसमें सुकोआ के लिए है, और बाकी के चीजें जो है सो दूसरे हथियार हैं। I have not paid attention to the rest of the shopping list. ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा सुकोआ, तो उसके बारे में मैं पढ़ने लगा। तो देन आई डिसाइडेड कि अगर आप इतना रिसर्च कर ही लिया है तो कुछ ना कुछ शेयर कर ले आपके साथ। और आई होप के ये आपको समझ, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, हम और इसके इन मुद्दों पर बात करेंगे। आप प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हो सके तो कॉन्वर्सेशंस को ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुख्तदर खान। टेक केयर।